एक बिज़नेस में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे सेल्स, मार्केटिंग, फिर वैल्यू क्रिएशन, वैल्यू डिलीवरी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत सी बुक ऐसी होती है जिसमें ये सब इंफॉर्मेशन थोड़ी थोड़ी करके होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि मैं ये बुक कहूँ, ये जो बुक है द पर्सनल MBA या फिर द टूल्स ऑफ टाइटन्स, ये सब बुक्स में हर एक सेगमेंट की थोड़ी थोड़ी बातें होती है। तो इन डेप्थ में नहीं होती, लेकिन कवर किया रहता है ओवरऑल बैकग्राउंड। वैसे ही आज मैं जो आपको बुक का जो क्रक्स बताने वाला हूँ, जो मेन चीज़ें जो मैंने सीखी है इस बुक से, इस बुक का नाम है द फर्स्ट 1000 डेज ऑफ अ स्टार्टअप। बुक मिस्टर सुनील पाठक ने लिखी है, जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट है, और ये जो डेट एंड इक्विटी में इनका काम है, मैंने इनकी वेबसाइट से देखा था। इस बुक में ज़्यादातर फोकस किया गया है 3 चीज़ों पे। तो फाइनेंस है, दूसरा है लीगल एंड कंप्लायंस, और तीसरा स्ट्रेटजीज। ऑथर ने इस बुक को 3 भाग में डिवाइड किया है। अगर आप एक स्टार्टअप स्टार्ट करने की सोच रहे हो तो पहले स्टार्टअप से प्लानिंग स्टेज में क्या होना चाहिए, आइडियल। उसके बाद जो पहले 1000 दिन होते हैं स्टार्टअप के, वो कैसे होने चाहिए। 1000 दिन के बाद आफ्टर 1000 डेज आप कैसे स्ट्रेटजी बनाओगे। सो इस बुक को इस 3 भाग में डिवाइड किया गया है। पहले भाग में सिर्फ प्लानिंग है। मेनली इस बुक में ये फोकस किया गया है कि कैसे आप अपने तीनों स्टेजेस में फंडिंग ले सकते हो और कैसे अच्छे से प्लान बना सकते हो। अगर आप स्टार्टअप के बारे में सोच रहे हो और आपके पास एक आइडिया है, हो सकता है वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो और हो सकता है कोई दूसरा बिजनेस आइडिया हो, तो आपको ये वीडियो को एंड तक देखना चाहिए, क्योंकि इससे आपको मिलेगा कि कैसे एक रोड मैप होता है स्टार्टअप, जो आइडिया होता है उससे कैसे स्टार्टअप बड़ा बन सकता है। और मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा, अगर आपको जानना है फंडिंग मिलते टाइम क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए, एग्रीमेंट्स बनते तो क्या उसमें अच्छे से ध्यान रखना चाहिए, तो आपको ये बुक ज़रूर परचेस करनी चाहिए और पढ़नी चाहिए। क्योंकि मैं हर एक डिटेल में बातें इस वीडियो में नहीं समझा सकता, क्योंकि वीडियो बहुत ही बड़ी हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे इस बुक में एक जो चैप्टर है वो स्पेसिफिकली एग्रीमेंट्स के बारे में, जो है शेयर होल्डर के साथ एग्रीमेंट। तो शेयर होल्डर के साथ जब एग्रीमेंट बनाओगे तो उसमें कौन सी चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए, कैसे प्रमोटर का जो कंट्रोल होता है, आपका कंट्रोल वो लॉस नहीं होना चाहिए, और ऐसी जो बातें वो सब के लिए आपको बुक को पढ़नी पड़ेगी। लेकिन मैंने इन जनरल बताने वाला हूँ कि बुक के बारे में और मैंने क्या सीखा है, जो कि मुझे सबसे ज़्यादा हेल्प किया गया, वो आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। सो बुक का जो पहला पार्ट है, बिफोर यू स्टार्ट स्टार्टअप, तो प्लानिंग का फेज होता है। प्लानिंग के बाद आप इनकॉर्पोरेशन करोगे। सो प्लानिंग स्टेज में अभी आपका जो करंट स्टेज है वो देखिए। तो ऑथर ने एक एज ली है 30 ईयर्स। 30 ईयर्स के आप नीचे हो या 30 ईयर्स से अबाव हो, तो इन दोनों में अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। मेनली अगर आप 30 ईयर्स के नीचे हो तो हो सकता है आप एक हायर एजुकेशन के लिए कर रहे हो, या फिर आज आपके पास ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है, हो सकता है। और दूसरी ओर अगर आप 30 ईयर्स के ऊपर हो तो आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा हो सकती है और आपके पास बहुत सारी EMIs एंड ये सब झंझट हो सकते हैं। ऑथर ने स्पेसिफिकली ये कहा है इस बुक में कि द फियर ऑफ लूजिंग ये बहुत कम हो जाता है जब आपकी एक्साइटमेंट बढ़ जाती है एक बिज़नेस को स्टार्ट करने में। आप इतने एक्साइटेड रहते हो कि मैं ये बिज़नेस करूँगा शुरुआत में, उस टाइम पे आपको फियर ऑफ फेलियर बहुत कम होता है। लेकिन बिज़नेस एक ऐसी चीज़ है कि जब आप स्टार्ट करते हो उसके बाद धीरे धीरे आपकी परीक्षा लेता है बिज़नेस और देखता है कि आप उस परीक्षा पे सफल हो पाते हो कि नहीं। और यदि आपने सोच ही रखा है कि मुझे बिज़नेस स्टार्ट करना है, तो आपने वो एनालिसिस करना चाहिए कि पहले आपको जो आपके एग्जिस्टिंग कमिटमेंट्स है वो ख़त्म करने के बाद जो आपके पास लिक्विड कैश है, मैं लिक्विड कह रहा हूँ, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आपके पास रियल इस्टेट है, ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आपके पास म्यूचुअल फंड है, शेयर्स में पैसे पड़े, ये सब नहीं। आपके पास जो भी लिक्विड कैश है वो इतना होना चाहिए कि आपके 1 साल तक का खर्चा आप उसी से चला सको। तो अभी आपने एक ऐसे अंदाज़ा लगा लिया हो कि हाँ, मैं 1 साल तक मेरे पास जो मेरे जो एक्सपेंसेस है उसको चलाने के लिए मेरे पास कैश है, लिक्विड बैलेंस है। अगर आपकी एज 30 ईयर से नीचे है, बट आपको ये भी देखना है कि अगर कोई आपके ऊपर डिपेंडेंट है तो उनका आपने एटलीस्ट मेडिकल कवरेज किया हो। लाइफ इंश्योरेंस भी चाहिए बट एटलीस्ट मेडिकल कवरेज हो। उसके बाद अगर आपने सोचा है कि आप हायर एजुकेशन करोगे तो बिज़नेस भूल जाइए, क्योंकि जिस टाइम आप पैसे कमाने लग जाओगे बिज़नेस से,
उस टाइम आपको एजुकेशन आपको कंटिन्यू करना बहुत हार्ड हो जाएगा, स्पेशली अगर वो एजुकेशन बहुत ही प्रोफेशनल लेवल का हो, फॉर एग्जांपल चार्टर्ड अकाउंटेंसी, तो ये सब होएगा नहीं। तो आपको ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि आपका एजुकेशन रुक जाएगा। कि फाइनेंशियल पोजीशन, आपके पेरेंट्स की फाइनेंशियल पोजीशन अभी किस स्थिति पे है, और आपके जो अगर आप जॉब करते हो कभी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयर के साथ कोई एग्रीमेंट तो नहीं है कि आप इतने साल तक ही काम करोगे, उसके बाद ही छोड़ के जा सकते हो, या फिर वो आपको अलाउ नहीं कर रहा है वगैरह वगैरह। तो आपको ये सब देखना पड़ेगा। और अगर ये 30 ईयर्स से ज़्यादा है तो भी आपको ये सब तो देखना ही पड़ेगा। उसके अलावा आपको आपकी एग्जिस्टिंग EMIs जो है 1 साल तक, वो सब मीट करने के लिए और आपके खर्चे चलाने के लिए ये सब रिजर्व होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बिज़नेस में कोई सर्टेनिटी नहीं है। 1 साल तक आपको एटलीस्ट रिजर्व तो होना चाहिए। अभी आते हैं प्लानिंग स्टेज पे, मतलब ये प्री 1000 डेज़ का स्टेज है। तो इसमें आपने पहले ये देख लिया कि हाँ मेरे पास इतना कैश है, मैं बिज़नेस कर सकता हूँ, मेरा कोई एग्जिस्टिंग कमिटमेंट ऐसा नहीं है जो मुझे बिज़नेस करने से रोक रहा है वगैरह वगैरह, ये सब आपने देख लिया। अभी आप प्लानिंग स्टेज में, अब प्लानिंग स्टेज में क्या करना है? प्लानिंग स्टेज में आपको क्वेश्चन पे क्वेश्चन जो भी है आपके बिजनेस के रिगार्डिंग उसके आंसर्स लिखने हैं। प्लानिंग इज़ अबाउट आंसरिंग क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग इतनी इंपॉर्टेंट स्किल है कि आप बड़े से बड़े बिजनेसमैन ले लो, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है। फॉर एग्जांपल इलॉन मस्क को ले लो। इलॉन मस्क के अगर पूछा गया कि सबसे इंपॉर्टेंट स्किल कौन सी है, तो क्रिटिकल थिंकिंग। Just in general, critical thinking is good. People do not think critically enough. I mean, critical thinking is a skill in short supply, where people take too many things as they seem to make the car better. I always have to be thinking. I have to think very critically. Well, I think it's important to have a very to apply critical thinking to. This may sound trite, but to apply critical thinking to what one is doing. आपको एग्जैक्टली ये जानना है कि आपका प्रोडक्ट क्या है, आप किस ऑडियंस को सर्व कर रहे हो, कैसी वो ऑडियंस दिख रही है। अभी जो आपका इनिशियल प्रोडक्ट है, हो सकता है आगे जाके आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाओ, बट अभी जो मार्केट में आप प्रोडक्ट डालने वाले हो आपको उस पर फोकस करना है, और इसकी ऑडियंस कैसे दिखती है, कहाँ रहती है, क्या बोलती है, और मतलब आपको पूरा मार्केट जानना है, आपके कॉम्पिटिटर्स कौन से। तो ऐसे ही, और प्रोडक्ट के बारे में जानने से ना ही सिर्फ आपको प्लानिंग के टाइम काम आएगा, बट सेल्स के टाइम भी काम आएगा। और मैं अगली एक बुक लाने वाला हूँ जो सेल्स के ऊपर है, और यही कहती है कि सेल्स इज़ नॉट अबाउट कि आप एक अच्छे से कपड़े पहन के जाओ और सिर्फ सीधा बोलने लग जाओ। नहीं, सेल्स का मतलब भी होता है आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में इन डेप्थ नॉलेज हो, क्योंकि सेल्स का मतलब भी होता है कि आप एक कंसल्टेंट बन रहे हो। क्लाइंट उसी से खरीदता है जिसको सब पता होता है। तो ये सब जब आप क्वेश्चनिंग करोगे, उस क्वेश्चनिंग के बाद आपको आपके आइडिया पे और आपके मार्केट पे बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। PDF भी दे दूंगा इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, उस PDF को डाउनलोड करिए। एक एक क्वेश्चन को आप समझिए, मैं बता दूंगा ये क्वेश्चन है, इसका आपका बिजनेस के साथ क्या रिलेशन। फॉर एग्जांपल आपका प्रोडक्ट क्या है, तो आप लिखिए मेरे 1 2 3 प्रोडक्ट है, मेरा एक प्रोडक्ट है। उसके बाद उस PDF में मैं आपको सब दे दूंगा, वो आपको करना है। तो एक रफ बिजनेस का स्केच बना दिया हो कि आपका बिजनेस ऐसा रहेगा। एक वो पूरा डॉक्यूमेंट जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है वो पूरा फिल आउट कर दिया, उसमें आपने पूरा लिख लिए हाँ मेरा ये प्रोडक्ट रहेगा। अभी इस रफ बिजनेस प्लान के बाद आपको सेकेंड स्टेज पे आ जाना है, जिसमें कि है 1000 डेज़। अभी आपकी जर्नी स्टार्ट होने वाली है, कैसे आप कंपनी को इनकॉर्पोरेट करेंगे, कैसे आप फंडिंग लाएंगे। तो अभी तक तो सिर्फ प्लानिंग का स्टेज था और अपने आप को देखा कि हाँ मैं बिज़नेस कर सकता हूँ कि नहीं, और प्लानिंग कर दिया। उस क्वेश्चन के आंसर सबसे इंपॉर्टेंट इस बुक से जो मैंने सीखा है वो यही है, क्वेश्चन ही है। मैं डिस्क्रिप्शन में फिर से बोल रहा हूँ, वहाँ पे जाके आप डाउनलोड करिए और आपके बिजनेस पे इंप्लीमेंट करिए। हर एक क्वेश्चन के आंसर आपको लिखने हैं। उसके बाद आप दूसरे स्टेज पे आइए। दूसरे स्टेज पे आते ही आपको एक एंटिटी इनकॉर्पोरेट करनी पड़ेगी। अब जनरली इन इंडिया में 4 टाइप से बिजनेस शुरुआत होती है। एक कंपनी हो सकती है, आप एक सोल प्रोप्राइटर होकर स्टार्ट कर सकते हो, आपका एक पार्टनर हो सकता है, या फिर फर्म हो सकती है LLP, जो कि पार्टनरशिप ही है बट लिमिटेड लाइबिलिटी है उसके अंदर, यानी कि कंपनी जैसा ही है बट पार्टनरशिप और कंपनी का मिक्सचर है। अगर आपको आगे जाके फंडिंग चाहिए तो ऑब्वियसली आपको कंपनी ही इनकॉर्पोरेट करनी पड़ेगी और यही बेस्ट ऑप्शन रहेगा। बट आपको ये भी जानना है कि इसके कितने कंप्लायंसेस है, उतने पैसे आपके पास एटलीस्ट अभी तो होने ही चाहिए। कंप्लायंसेस यानी कि आपको
इंडिया में बिजनेस करना है तो बहुत सारे कंप्लायंस होते हैं, ऐसे नहीं होता। उसके लिए आपको कंसल्टेंट हायर करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आप जैसे कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हो तो आप पे कंपनीज एक्ट लग जाता है। कंपनीज एक्ट ये बोलता है कि जैसे आप नई कंपनी बनाते हो तो उसके 30 दिन के अंदर आपको एक ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ेगा। ऑडिटर अपॉइंट करने के बाद ऑडिटर के खर्चे, ऑडिटर कितना पैसा लेगा वो आपके जो सीए है वही ऑडिटर हो गए, या फिर आपके पास कोई सीए नहीं है तो ऑनलाइन सर्च कर लीजिए या फिर मुझे कॉल कर दीजिए, मैं आपको बता दूँ। ऑडिटर के अपॉइंटमेंट के 15 दिन के अंदर एडिटिव 1 फॉर्म फाइल करना होता है। उसके अलावा भी कंपनी में बहुत सी कंप्लायंस होती है। फॉर्म INC 20 एक होता है जो आपको 180 डेज ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस के अंदर जो फॉर्म फाइल करना पड़ता है। ये सब मैं कंपनीज के कंप्लायंस बोल रहा हूँ, कंपनीज एक्ट की, बाकी के कंप्लायंसेस भी है। उसके बाद आपको हर साल आपको एनुअल रिटर्न फाइल करनी पड़ती है, हर साल आपको फाइनेंशियल्स फाइल करने पड़ते हैं, एक मीटिंग करनी पड़ती है। आपका ईयर जब खत्म होता है मार्च, उसके 6 महीने के अंदर आपको एक EGM मीटिंग करनी पड़ती है। उसके बाद ये सब जो 30 दिन में और 60 दिन में 2 जो फाइनेंशियल्स है वो फाइल करने होते हैं। उसके बाद आपको 4 मीटिंग्स रखनी पड़ती है आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की। तो ये सब कंप्लायंसेस आपको एक कंसल्टेंट हायर करना पड़ेगा। उसके बाद इनकम टैक्स, आप अगर कमाओगे तो टैक्स भी देना पड़ेगा। अगर आप टर्नओवर 20 लाख के ऊपर 40 लाख के ऊपर जाएगा डिपेंडिंग ऑन सर्विस के गुड्स से, तो आपको GST कस्टमर से कलेक्ट करके गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। आप जब एक्सपेंस करोगे तो आपको TDS भी डिडक्ट करना पड़ेगा अगर आप एप्लीकेबल है तो वैसे ही आप अगर एम्प्लॉयज़ 10 या 20 जो भी आपके स्टेट के हिसाब से लिमिट है उससे ज़्यादा आप एम्प्लॉयज़ हायर करोगे तो आपको PF और ESIC के लॉ भी जो लेबर लॉज है वो भी लग जाएंगे, जहाँ पे PF और ESIC आ जाते हैं। प्रोफेशनल टैक्स पहले साल हर मंथली आपको डिडक्ट करके फाइल करना पड़ेगा, उसके बाद ईयरली हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे कंप्लायंसेस, उसके लिए आपको कंसल्टेंट रखना पड़ेगा। तो अभी शुरुआत में आपने कंसल्टेंट रख लिया, एक कंपनी की कंप्लायंसेस चालू है और एक कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई। इसमें आपको ये भी देखना है कि आपका फाउंडर है क्या। आपका अगर फाउंडर नहीं है कोई बात नहीं, बट इसमें एटलीस्ट 2 जन ज़रूरी है, मेंबर और डायरेक्टर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में। तो आप अपने पेरेंट्स को 1% स्टेक के साथ रख सकते हो। अभी यहाँ पे आपको कुछ पैसे की ज़रूरत तो होगी ऑब्वियसली, तो आप अपने पैसे इन्वेस्ट करो और एटलीस्ट आपने जितने इन्वेस्ट किए उसका 2 गुना पैसा आपके ही कोई रिलेटिव से लाओ, जिसको सीड फंडिंग कहते हैं, फ्रेंड्स एंड फैमिली। नहीं तो गवर्नमेंट की बहुत सी स्कीम्स है, MSME स्कीम, जो कि जिसका बेनिफिट आप ले सकते हो। अगर आप चाहते हो कि उसके ऊपर ही वीडियो बनाओ तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिए कि गवर्नमेंट की बहुत सी स्कीम्स है जो स्टार्टअप के लिए स्पेसिफिकली, जिनके पास सिर्फ एक आइडिया है, वैसी भी स्कीम है। अभी तक आपने एक प्रोटोटाइप डेवलप कर देना चाहिए या फिर प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट। अगर आप सर्विस में हो, टेक्नोलॉजी नहीं हो, 3 महीनों के अंदर एक थोड़ा कैपिटल रेस करना पड़ेगा और वो एंजल इन्वेस्टर्स के साथ कर सकते हो। और एंजल इन्वेस्टर के साथ जब आप कैपिटल रेस करने जाओगे तब एक पूरा प्रिपरेशन का प्रोसेस है जो कि इस बुक में बहुत ही डिटेल में दिया हुआ है। जैसे कि आप जब जाओगे तो आपकी ड्रेसिंग कैसी होनी चाहिए, और आपको जब प्रिपरेशन करोगे तो वो स्लाइड एटलीस्ट 15 से 20 पेजेस होने चाहिए, और वो क्या क्या कवर करनी चाहिए। उसमें आपको प्रॉब्लम, सॉल्यूशन, कौन से मार्केट को आप कैटर करें, शुरुआत में जो आपने एनालिसिस वही लगभग अभी यहाँ पे लिखना है। आपको ये भी करना है कि आपकी टीम कौन है, कंपटीशन क्या है, फाइनेंशियल्स क्या है, प्रोजेक्शंस क्या है। और आपको ऑथर ने स्पेसिफिकली ये बोला कि यदि आपको अगर पैसे चाहिए 2 करोड़ रुपए तो 2 करोड़ बोलने से अच्छा 1 से 3 करोड़ बोल दीजिए। उसके बाद आपको फंडिंग मिलेगी। उसमें आपको एग्रीमेंट्स का बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट, और वो एग्रीमेंट्स ये सब आपको बहुत ही ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद आपको अभी रिसोर्सेज चाहिए बिजनेस के लिए। रिसोर्सेज में पैसा है, रिसोर्सेज में आपका टाइम है, लोग आपके एम्प्लॉयज़ का टाइम है, तो एम्प्लॉयज़ को भी पैसे दे सकते हो या उनको शेयर्स दे सकते हो अपने कंपनी के। तो ईसॉप के ऊपर भी एक चैप्टर है। आफ्टर 1000 डेज ऑथर ने बहुत ही एनालिसिस किया है, जैसे कि रेशियोज़, फिर फाइनेंशियल बजटिंग, फाइनेंशियल मॉडलिंग, और स्ट्रेटेजिकली जो आप पैसे को कैसे मैनेज करें, और ये सब के बारे में। बट आपका जो कोर बिजनेस है उस पर भी आपको फोकस करना है। तो ये जो लास्ट वाला पार्ट है वो उसको मैंने इतना डेप्थ में कवर नहीं किया, बट मैंने ओवरऑल इस बुक की जो मैंने ओवरव्यू है वो मैंने आपको दे दिया है। अभी ये बुक तो ऐसी है कि हर एक जैसे रेशियोज़, अभी रेशियोज़ के बारे में मैं 10 वीडियोज़ बना सकता हूँ, और ये बुक के बारे में एक पूरा यूट्यूब चैनल बन सकता है। शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट, एक एग्रीमेंट के ऊपर आपको यूट्यूब पे 4 वीडियो मिल जाएगी।
तो वैसे ही मेरे को एक लिमिट रखनी पड़ेगी कि मैं इससे ज़्यादा इस टॉपिक के बारे में डिस्कस नहीं कर सकता, वरना इस वीडियो की लेंथ बहुत ही बड़ी हो जाएगी। बट अगर आप चाहते हो कि मैं बुक की जो समरी है वो इन डेप्थ में करूँ, जिसको एटलीस्ट 2-3 घंटे तो लग ही जाएंगे, तो आप कमेंट करके मुझे बताइए, और कौन सी बुक है उसके भी बारे में कमेंट करिए। मैं ज़रूर वेट करूँगा और मैं रिप्लाई करूँगा हर एक कमेंट का। थैंक यू।